Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video, we're going to talk about vocabulary and grammar portion of unit number 2, that is population explosion in Pakistan. I hope कि इस यूनिट की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, उसको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक क्यूआर कोड नजर आ रहा है, उसको स्कैन करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होने जा रही क्योंकि इस यूनिट के वोकैबुलरी एंड ग्रामर पोर्शन में वी हैव जस्ट 2 एक्टिविटीज़। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि उस एक्टिविटीज़ के आंसर्स आपको बताने से पहले उसका कंसेप्ट आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करवा लूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, दिस इज पेज नंबर 27 इन योर टेक्स्ट बुक। सो जल्दी से अपने बुक्स को ओपन कर लें और जो कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया जाए उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसी एक्टिविटी के सामने लिख लें ताकि जब आप उस टॉपिक को रिवाइज करें तो आपको उसको समझने में आसानी हो। Let's have a look on the table of contents as I discussed in the very introductory part of this video that in this vocabulary and grammar portion we have only 2 activities. The very first activity is related to parts of speech and the second activity is related to idioms and proverbs. Moving towards our first activity that is related to parts of speech, but मैं चाहूंगा कि उस एक्टिविटी के आंसर्स आपके साथ शेयर करने से पहले उसको समझ लेते हैं कि बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। So according to the definition, parts of speech are the basic categories of words based on their function or role in a sentence. Every word in English belongs to one of these categories depending on how it is used in a sentence. So students, जब भी आप किसी सेंटेंस को लिखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उस सेंटेंस में यूज होने वाले हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक रोल है। वो वर्ड एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और उसके रोल और उसके फंक्शन की बेसिस पे जो कैटेगरीज बनाई गई है उन कैटेगरीज को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप कि इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन एक क्वेश्चन आपके जहन में भी अक्सर आया होगा, हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको ये टॉपिक डिफाइन किया कि जब भी आप किसी सेंटेंस को लिखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, इसमें हम स्पीच का स्पेसिफिकली वर्ड क्यों यूज करते हैं? ये पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज भी हो सकता है, ये पार्ट्स ऑफ ग्रामर भी हो सकता था, तो स्पीच का वर्ड क्यों यूज करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि अगर हम इसके एटिमोलॉजी को देखें, इसके ओरिजिन को देखें, तो इसका जो ओरिजिन है स्पीच वर्ड का, दैट इज फ्रॉम लैटिन। और जो ओल्डर ग्रामर है वहां स्पीच से मुराद सिर्फ आपका स्पोकन वर्जन नहीं होता, बल्कि स्पीच से मुराद है ऑल फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें रिटन स्क्रिप्ट भी आ जाता है, जिसमें स्पोकन वर्जन भी आ जाता है और जिसमें लिसनिंग भी आ जाती है। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि वो कैटेगरीज कितनी हैं और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। सो बेसिकली वी हैव 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल्दो कि आपकी बुक में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं। एक बताऊंगा कि वो कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ स्पीच है। सो वी हैव नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. So ये 8 कैटेगरीज आपकी बुक में लिखी हुई हैं। आर्टिकल वहां पे मेंशन नहीं है, हालांकि आर्टिकल भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है तो इसको बुक में क्यों नहीं लिखा हुआ और वहां पे ये क्यों लिखा हुआ है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? तो कुछ ग्रामेरियन से कहते हैं कि आर्टिकल जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं, देखते हैं या लिखते हैं तो उसमें मौजूद हर एक लफ्ज, हर एक वर्ड एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए। तो अगर मैं कहता हूँ द बॉय इज प्लेइंग, तो द भी तो कोई फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आर्टिकल भी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। सो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैक्सिमम ग्रामेरियन से कहते हैं कि आर्टिकल भी पार्ट ऑफ स्पीच है। अब वो एक चार्ट देख लेते हैं जो कि आपके साथ बुक में शेयर किया गया है पेज नंबर 27 पे, उसको आप देखें, उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शन और उसकी एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, फिर हम एक्टिविटी पे मूव करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज नाउन और उसका फंक्शन है नेमिंग पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज और कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, महमूद owns the fastest car, they decided to buy the house, I believe in free speech। एग्जाम्पल्स में महमूद, कार, हाउस और स्पीच हमारे पास नाउन्स है। सेकंड कैटेगरी इज प्रोनाउन और इसका फंक्शन ये है कि हम इसको नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जवाद गेव हर अ गिफ्ट, व्हाई डिड यू पुश मी, प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। तो इन एग्जांपल्स में हर, यू, योरसेल्फ, मी, ये हमारे पास प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। थर्ड कैटेगरी इज एडजेक्टिव और इसका फंक्शन है टू डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस, एंड एग्जांपल्स आर दैट वाज एन एक्साइटिंग फिल्म,
The boy in the red jumper is happy. This is the longest essay. तो इन एग्जाम्पल्स में एक्साइटिंग, रेड, हैप्पी और लॉन्गेस्ट हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ जो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि सेकंड एग्जांपल में द बॉय इन द रेड जंपर इज हैप्पी, इसमें रेड भी एडजेक्टिव है और हैप्पी भी एडजेक्टिव है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का यूज जो है वो किस परस्पेक्टिव से यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग से यूज किया गया है। आई होप कि आपने एडजेक्टिव वाली ये वीडियो देखी होगी। इसमें मैंने डिस्कस किया कि जितनी भी हम एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं उनको दो तरीके से यूज करते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि रेड किस परस्पेक्टिव से यूज यहाँ पे किया गया है और हैप्पी किस परस्पेक्टिव से यूज किया गया है। बहरहाल मूविंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज वर्ब, और इसका फंक्शन क्या है, एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल एक्शन और स्टेट। एंड द एग्जांपल्स आर फेडरर प्लेज टेनिस, द फ्लड्स आर सीरियस, टेक योर टाइम। सो इन एग्जांपल्स में प्लेज, आर और टेक हमारे पास वर्ब्स हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब, और इसका फंक्शन है मॉडिफाइंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ये इन तीनों को यानी कि वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को मॉडिफाई करती है, उसको डिस्क्राइब करती है। एंड एग्जांपल्स आर शी इज कंप्लीटली रॉन्ग, इस एग्जांपल में कंप्लीटली जो है एडवर्ब है। दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, तो एक्सट्रीमली इसमें एडवर्ब है। एंड द ड्राइवर अराइव्ड वेरी क्विकली, यहाँ पे वेरी और क्विकली दोनों एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट वी हैव preposition, और इसका फंक्शन है टू शो रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। एंड एग्जांपल्स आर द बुक इज ऑन द टेबल, ही वेंट इनटू द रूम एंड आई एम अगेंस्ट ईटिंग एट नाइट। तो इन एग्जांपल्स में ऑन, इनटू, अगेंस्ट और एट हमारे पास prepositions हैं। नेक्स्ट वी हैव कंजंक्शन, कंजंक्शन का फंक्शन है टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। एंड इसके एग्जांपल्स हैं ही इज टॉल एंड स्लिम, I'll wait until she arrives, और Tom's sick so he's not here। तो इन एग्जांपल्स में and, until और so हमारे पास कंजंक्शंस हैं। इंटरजेक्शन की बात की जाए तो इसका फंक्शन है टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। फॉर एग्जांपल, oh that's brilliant news, ouch that really hurt, hey how are you doing। तो इन एग्जांपल्स में oh, ouch और hey हमारे पास इंटरजेक्शंस हैं। आर्टिकल्स की बात की जाए तो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू शो वेदर समथिंग इज स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल्स हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट एंड शी वांट्स टू बाय एन अम्ब्रेला। तो पहली एग्जांपल में द, दोनों जगह पे जो द यूज हो रहा है ये आर्टिकल है। सेकंड एग्जांपल में पहले अ यूज हो रहा है, उसके बाद द यूज हो रहा है, ये दोनों हमारे पास आर्टिकल। और थर्ड एग्जांपल में अम्ब्रेला से पहले एन यूज हो रहा है, सो दैट इज आल्सो एन आर्टिकल। नाउ इट्स अ टाइम टू सी द एक्टिविटी, और वी हैव अ डायरेक्शन दैट राइट अ सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे बुक में आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है, मैंने यहाँ पे 9 लिख लिया है। सो हमारे पास जितने भी कैटेगरीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, हर एक कैटेगरी पे हमने एक सेंटेंस बनाना है। सो द वेरी फर्स्ट इज नाउन, और उसका सेंटेंस है द कैट स्लेप्ट ऑन द सोफा। इस एग्जांपल में कैट और सोफा हमारे पास नाउन है। सेकंड इज वर्ब, शी राइट्स इन हर जर्नल एवरी नाइट, राइट्स इसमें वर्ब है। एडजेक्टिव की एग्जांपल में इट वाज अ ब्यूटीफुल सनसेट, इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। एडवर्ब की एग्जांपल देखें तो ही स्पोक पोलाइटली टू द टीचर, पोलाइटली इसमें एडवर्ब है। प्रोनाउन की एग्जांपल में दे आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी, इसमें दे प्रोनाउन है। प्रेपोजिशन की एग्जांपल देखें तो द बुक इज अंडर द टेबल, अंडर इसमें प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन की एग्जांपल देखें, आई वांटेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बट इसमें कंजंक्शन है। ओ आई फॉरगॉट माय कीज एट होम, इसमें ओ इंटरजेक्शन है। और आर्टिकल की एग्जांपल देखें तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो इसमें एन, अ और द जो है हमारे पास आर्टिकल्स हैं। आई होप कि ये एक्टिविटी आपके लिए बड़ी इजी होगी और आपको बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। Let's have a look on the second activity that is related to idioms and proverbs। तो पहले हम देखते हैं कि idioms और proverbs होते क्या हैं। Students, idiom को अगर मैं डिफाइन करूं तो idiom is a fixed expression that contains a figurative meaning, और proverb की बात की जाए तो proverb is a short well known saying that contains an advice। idiom जो है बेसिकली उसके literal meaning उसके असल मीनिंग से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम idiom कहते हैं। और प्रोवर्ब जो है वो कोई भी हकायत होती है, कोई भी ऐसी बात होती है जिसमें कोई एडवाइस हो, जिसमें कोई ऐसी बात हो जो विजडम से रिलेटेड हो। ठीक है, आपकी एक्टिविटी जो है वो है कि मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस आफ्टर यूजिंग दीज इडियम्स गिवन बिलो। तो कुछ आपको इडियम्स दिए गए तो आपने उनके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने। फर्स्ट इज हिट द नेल ऑन द हेड, और इसका मतलब है किसी मसले की जड़ पकड़ना या किसी बात को बिल्कुल सही अंदाज से कहना। टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, इसका सेंटेंस है योर एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम really hit the nail on the head।
सेकंड इज पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम, समथिंग वेरी इजी टू डू, और इसका सेंटेंस है द मैथ टेस्ट वाज पीस ऑफ केक फॉर मी। थर्ड इडियम इज ब्रेक द आइस, जिसका मतलब है बातचीत की शुरुआत करना, और अगर दो ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो अजनबी हैं तो अजनबियत को खत्म करना भी हम कह सकते हैं, टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, और इसका सेंटेंस है ही टोल्ड अ फनी स्टोरी टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट, जिसका मतलब है कड़वी हकीकत को कबूल करना या हिम्मत से मुश्किल का सामना करना, टू योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, और इसका सेंटेंस है शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड फेस द डेंटिस्ट। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, जिसका मतलब है किसी चीज का बहुत महंगा होना या किसी चीज का जेब पे भारी होना, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, दैट डिजाइनर ड्रेस कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट इज ऑन क्लाउड 9, बहुत ज्यादा खुश होना किसी चीज से, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, शी इज बीन ऑन क्लाउड 9 सिंस शी गॉट हर ड्रीम जॉब। नेक्स्ट इज कट टू द चेज, असल बात पर आना, लंबी लंबी बातें छोड़कर जो मुद्दे की बात है उस पे आना, इसको हम कहते हैं कट टू द चेज, टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कट टू द चेज एंड डिस्कस द रियल इशू। नेक्स्ट वी हैव बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है रात देर तक मेहनत करना, पढ़ाई करना, कोई काम करना, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, ही हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हिज असाइनमेंट। नेक्स्ट इज ब्रेक द बैंक, बहुत ज्यादा खर्च करना, अगेन जेब पे भारी पड़ना, टू स्पेंड मोर मनी देन वन कैन अफोर्ड, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपकी जेब इजाजत देती है, जब आप उससे ज्यादा स्पेंड करते हैं तो हम कहते हैं ब्रेक द बैंक। आई वांटेड द न्यू फोन बट आई डिडंट वांट टू ब्रेक द बैंक। नेक्स्ट इज जंप ऑन द बैंडवैगन, जिसका मतलब है फैशन या मकबूलियत के पीछे चलना, टू जॉइन और स्पेंड समथिंग जस्ट बिकॉज इट्स पॉपुलर, क्योंकि ट्रेंडिंग में है तो हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं जंप ऑन द बैंडवैगन, और इसका सेंटेंस है एवरीवन इज जंपिंग ऑन द बैंडवैगन ऑफ फिटनेस दीज डेज। नेक्स्ट इडियम इज अ पीस ऑफ द पाई, मुनाफा या फायदे में हिस्सा लेना, अ शेयर ऑफ समथिंग यूजुअली प्रॉफिट और बेनिफिट, ही वर्कड हार्ड एंड डिजर्व्ड अ पीस ऑफ द पाई। नेक्स्ट इज बीट अराउंड द बुश, और बीट अराउंड द बुश का मतलब है इधर उधर की बातें करना, असल बात से बचना, टू अवॉइड एड्रेसिंग द मेन टॉपिक, और इसका सेंटेंस है स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ। नेक्स्ट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज इफ्शा करना, टू रिवील अ सीक्रेट, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। नेक्स्ट इडियम इज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जिसका मतलब है बात पर मुकम्मल यकीन न करना, यानी कि शक से मानना किसी चीज को, टू नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली, टू बी स्केप्टिकल, आई हर्ड द रूमर बट आई टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट इज हिट द सैक, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, टू गो टू बेड, आई एम सो टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक अर्ली टू नाइट। नेक्स्ट इज अ डाइम अ डजन, किसी चीज का बहुत सस्ता होना या किसी चीज का आम दस्तयाब होना, बहुत ज्यादा उसका खास ना होना, फॉर एग्जाम्पल चीप वॉचेज आर अ डाइम अ डजन एट द मार्केट। एंड द लास्ट वन इज गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब है आखिरी वक्त पर घबरा जाना या हिम्मत हार देना, टू सडनली बिकम नर्वस और हेजिटेंट, और इसका सेंटेंस है he got cold feet just before his speech. So this was all about today's discussion. I hope कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो दिस इज माय नंबर, मैंने अपना नंबर आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड मी टेक्स्ट मैसेजेस, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डिस्कशन के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।